हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। सो एवरीवन, आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लिक एसिड के साथ ही। न्यूक्लिक एसिड को हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने बताया था जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो टू टाइप्स के होते हैं न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद मैंने डिफरेंस बताने शुरू किए थे डीएनए एंड आरएनए में। तो जो सबसे पहले मैंने डिफरेंस बताया वो बताया था कि डीएनए आरएनए दोनों ही स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे स्ट्रक्चर है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मीनिंग होता है वो, पॉली का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड यानी ये जो डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के नंबर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए आरएनए की, ये बनी हुई है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। ठीक है, ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फिर उसके बाद मैंने बताया था इनमें डीएनए और आरएनए में दोनों में सेम शर्करा यानी सेम शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोस। कौन से टाइप की? पेंटोज टाइप की इनमें राइबोस शुगर होती है। डीएनए में 2 राइबोस शुगर होते हैं। कितने होते हैं? 2 राइबोस शुगर प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में 1 राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। उसके बाद मैंने बताया था ये जो डीएनए है, डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये हिस्टोन प्रोटीन? ये डीएनए को पैक करता है। वो आज बताऊंगी डीएनए को पैक करता है तो क्यों करता है। चलिए, फिर उसके बाद मैंने बताया था जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं यानी जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं वे होते हैं 5 टाइप। यानी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वे डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, प्यूरिन एंड प्रिमिडीन। प्यूरिन 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिडीन होते हैं 3 टाइप्स के। प्यूरिन का मैंने बताया था एडेनिन, ग्वानिन। और जो प्रिमिडीन था, प्रिमिडीन का मैंने बताया था, प्रिमिडीन का होता है पहला थायमिन, फिर साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये 3 जो पार्ट होते हैं ये होते हैं प्रिमिडीन के। तो नाइट्रोजनस बेस ही चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो मैंने बता दिया था नाइट्रोजनस बेस हमारा चल रहा था, उसमें नाइट्रोजनस बेस में मैंने न्यूक्लियोटाइड का भी बताया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड को बनने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। किसकी? 3 चीजों की। एक वर्ड का और मैंने जिक्र किया था वो था न्यूक्लियोसाइड। तो हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड ना, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए शुगर, फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड की एंड नाइट्रोजनस बेस की जरूरत थी। ठीक है, क्या बनना था? न्यूक्लियोटाइड बनना था। सेम ऐसे ही न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए हमें फॉस्फेट की जरूरत नहीं होती, शुगर और नाइट्रोजनस बेस की जरूरत होती है। तो देखिएगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। अगर इस, और मैंने न्यूक्लियोटाइड का क्या बताया था? शुगर, फॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलकर, ये तीनों को बनाने यानी इन तीनों की जरूरत होती है न्यूक्लियोटाइड के लिए। और न्यूक्लियोसाइड के लिए हमें शुगर की, नाइट्रोजनस बेस की, इसमें फॉस्फेट ग्रुप की हमें जरूरत नहीं होती न्यूक्लियोसाइड के लिए। अगर हम इसमें न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को जोड़ दें, अगर हम इसमें न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है? न्यूक्लियोटाइड की। जैसा आप देख सकते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर है ये,
ये इधर आरएनए का स्ट्रक्चर है जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अब देखिए ये जो डीएनए का ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बन रहा है इस तरीके से। ये मैंने अंदर का इस डीएनए के, ये जो डीएनए की आप शेप देख रहे हैं, ये बनी हुई है ऐसे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के। तो देखिए कैसे बनी हुई है। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है, शुगर की, फॉस्फेट की एंड नाइट्रोजनस बेस की। तो आप देखिएगा यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक पेंटोज राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें यूज हो रहे हैं। तो कैसा है, ये एक पेंटोज राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। और इसमें देखिए ऐसे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसे शुगर, एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हमें बेस की किस किस की जरूरत होती है, शुगर की जरूरत होती है, नाइट्रोजनस बेस की जरूरत होती है और फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत होती है। तो आप देखिएगा एक न्यूक्लियोटाइड में हमें इन 3 की जरूरत होती है, तो ये जुड़ गया है। दूसरे हेलिकल स्ट्रक्चर में भी बनने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है। तो ऐसे देखिए इसमें एक नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। तो क्या बना यहाँ पर ये, तो इसीलिए यहाँ पर इस साइड न्यूक्लियोटाइड लिखा, इस साइड न्यूक्लियोटाइड लिखा। तो ये क्या बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डीएनए का, ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसकी अंदर की स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनती है, शुगर जुड़ के, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के और नाइट्रोजनस बेस जुड़ के। आप बीच में देख रहे हैं ये क्या है, एक प्यूरिन एक pyrimidine मिलके क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इनके बीच में ये जो डबल आप क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड है, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और देखिए एक बेस और एक शुगर के बीच में ये जो बॉन्ड लग रहा है, ये एक शुगर है, ये एक बेस है। तो शुगर और बेस इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड लग रहा है, इनको जोड़ने के लिए एक शुगर एक बेस को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ रही है एक बॉन्ड की, जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम, ये जो बॉन्ड एक शुगर एक बेस को जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए एक शुगर और एक बेस को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड लगता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए एक शुगर एक फॉस्फेट ग्रुप, यानी ये शुगर है ये फॉस्फेट ग्रुप है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड लग रहा है, इस बॉन्ड को जोड़ने के लिए, यानी इन दोनों को जोड़ने के लिए किस बॉन्ड की जरूरत होती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। एक फॉस्फेट एक शुगर को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो बॉन्ड लग रहा है, इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड लग रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है शुगर के साथ। तो फॉस्फेट शुगर के बीच में जो बॉन्ड लग रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अभी आप यहां पर देख रहे हैं मैंने लिखा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। एक डीएनए की स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम। तो देखिए ये जो 5 प्राइम टू, इसकी जो डायरेक्शन है डीएनए की, ये डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, इसको इसकी एक तरीके से जो डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, और दूसरा जो हेलिक्स होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 प्राइम से स्टार्ट है और खत्म कहाँ हो रहा है, 3 प्राइम पे। यानी जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप की शुरुआत हो रही है। ये मैंने ओनली 2, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये A=, अब देखिए एक डबल बॉन्ड लग रहा है T, यानी एडिनिन के बीच, थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड यहाँ पर C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहे हैं। तो ये किसका है, इनकी शुरू की। अब देखिए AT, ये जो मैंने यहाँ पर 2 अंदर की स्ट्रक्चर बनाई, ये सिर्फ इतने हेलिक्स की स्ट्रक्चर है। पूरा डीएनए के स्ट्रक्चर में इस तरीके का ये शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। मैंने ली इन दोनों की, इतनी सी ये स्ट्रक्चर ली है सिर्फ दिखाने के लिए कि एक डीएनए की ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है,
तो आप मैंने यहाँ पर बात की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर में देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रही है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है 5 प्राइम से और खत्म कहाँ होता है 3 प्राइम पे। मैंने शुरू का स्ट्रक्चर लिया और लास्ट का एक लिया, पूरा ऐसे ही ये बना हुआ है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अंदर से। ठीक है, तो ये शुरू होता है 5 प्राइम से, खत्म होता है 3 प्राइम पर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ऊपर ऐसे खत्म, नीचे ऐसे खत्म। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है पढ़ने का कि एक डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के जो प्राइम होते हैं उसकी सही डायरेक्शन क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री की जो डायरेक्शन होती है वो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखिए यहाँ पर ये 3 प्राइम से स्टार्ट है और 5 प्राइम पर ये खत्म है। ठीक है, तो एक डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो सही क्या होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके कॉम्प्लीमेंट्री की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। ये अंदर का हमने देख लिया है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अंदर से इस तरीके से बना हुआ है। हमने इनके एक एक बॉन्ड के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, मैंने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड है क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये न्यूक्लियोटाइड होती है और इस न्यूक्लियोटाइड को ही बैकबोन बोला गया है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर डीएनए का बना हुआ है ना, ये इस तरीके से है जैसे हम ह्यूमंस में बैकबोन होती है। हम ह्यूमंस की जो बैकबोन है उसका भी ऐसे ही घुमाव होता है ना, बैकबोन ऐसे ऐसे हेड से शुरू होती है और खत्म होती है, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सेम ऐसे ही देखिए ये हेलिकल का स्ट्रक्चर ऐसे ही है ना, तो इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को बैकबोन भी कहते हैं। बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं। अब देखिए नाइट्रोजनस बेस को भी बोलते हैं, एक नाम से पुकारा जाता है नाइट्रोजनस बेस को भी बिल्डिंग ब्लॉक। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक, क्या बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं नाइट्रोजनस। किसको कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस को कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमारे क्या थे, ये थे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। क्या है ये, नाइट्रोजनस बेस ही तो है ना। इन नाइट्रोजनस बेस को क्या बोलते हैं। अब देखिए अगर बीच में ये नाइट्रोजनस बेस ना लगे हुए होते तो कैसा स्ट्रक्चर होता डीएनए का, क्या एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता इनके बिना, नहीं ना। तो बीच में एक तरीके से जो एक ये जो खाली स्थान है इसको भरने का काम कौन कर रहे हैं, ये ही तो कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड के क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। किसे, नाइट्रोजनस बेस को। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस। कौन है, नाइट्रोजनस बेस है। तो ये क्या हुआ, नाइट्रोजनस बेस क्या कहलाता है, बिल्डिंग ब्लॉक किसका कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अभी हम इसके बारे में और देखेंगे, ये कितने, इसका जो हेलिक्स होता है इसका व्यास कितना होता है। चलिए अब देखते हैं इसका व्यास। देखिए ये जो हेलिक्स है आप देख रहे हैं, एक इधर का ये सिंगल, इधर यानी ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। अब देखिए ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके बीच का जो व्यास है यानी इसका डायमीटर है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डीएनए के हेलिक्स का जो डायमीटर है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है। तो ये जो डायमीटर है, ये हेलिक्स का जो डायमीटर है, दोनों हेलिक्स का जो डायमीटर है, इनके बीच का ये डायमीटर है, ये कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का। कितने एंगस्ट्रॉम का होता है,
20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आगे। एक हेलिक्स कितना होता है, एक हेलिक्स कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, हेलिक्स का जो पूरा चक्कर है वो कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है एक हेलिक्स, ये तो एक हेलिक्स, इसकी बात, ये जो पूरा हेलिक्स है यहाँ पर, ये जो हेलिक्स है एक हेलिक्स को कितने, ये जो एक हेलिक्स है ये कितने एंगस्ट्रॉम का बना हुआ होता है, ये बना होता है 34 एंगस्ट्रॉम का। कितने एंगस्ट्रॉम का बना हुआ है, 34 एंगस्ट्रॉम का। ये जो दूसरा हेलिक्स है, ये अब देखिए दूसरा हेलिक्स है, तीसरा हेलिक्स है, तो एक हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो कितने एंगस्ट्रॉम की बनी हुई होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, ऐसे ये भी 34 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। हेलिक्स के अंदर ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है ना, ATCG क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस। हेलिक्स के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस। तो हेलिक्स के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। हेलिक्स के अंदर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच जो गैप है, एक नाइट्रोजनस बेस ये दूसरा, तो ये दो नाइट्रोजनस बेस हो गए हैं, इनके बीच जो गैप है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, यानी इन दोनों के बीच में, मान लीजिए ये दो, देखिए एक नाइट्रोजनस बेस, ये एक नाइट्रोजनस बेस, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितने एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, तो ये जो गैप होता है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच, हेलिक्स के अंदर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच जो गैप है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन, ये जो एक हेलिक्स में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये कितने बेस पेयर के होते हैं, यानी टोटल बेस पेयर, एक हेलिक्स के अंदर टोटल कितने बेस पेयर होते हैं। इस हेलिक्स के अंदर जो ये नाइट्रोजनस बेस है इनके 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10। देखिए ये है ना, ये ATCG TAG ये रिपीट हो रहा है, तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर इसके अंदर, पूरे इसके अंदर होते हैं 10 बेस पेयर। ठीक है, इस पूरे के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ये RNA का सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये DNA का था। चलिए अब आगे बात करेंगे हम DNA और RNA के टाइप्स की। DNA, ये जो RNA, मैं इनके बीच जो डिफरेंस बता रही हूँ, ये सेल के अंदर जो DNA है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि एक सेल के अंदर DNA कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए एक सेल के अंदर DNA 3 जगह पे प्रेजेंट होता है। पहला न्यूक्लियस, हमने देखा है न्यूक्लियस में जो DNA है वहां पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। दूसरा सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के पास भी उसका खुद का DNA होता है। तीसरा क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का DNA होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को बोला था सेल का किचन, सेल का रसोई घर बोला था, क्योंकि वो खुद खाना बना सकता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में भी, वो एक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है दोनों का सेम सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ फंक्शन अलग होते हैं। जैसे उसको बोलते हैं खाना बनाने का काम करता है, कौन करता है खाना बनाने का काम, क्लोरोप्लास्ट। सेम ऐसे ही सेल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस बोलते हैं। सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। दोनों अपने आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर, यानी आधे से ज्यादा सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनली है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनली है जो अपने आधे से ज्यादा काम कर सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट है। इसलिए इनके लिए एक वर्ड दिया हुआ है सेमी ऑटोनोमस। क्या दिया हुआ है, सेमी ऑटोनोमस, यानी स्वयं अपना काम करने वाली ऑर्गेनली।
ठीक है, सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनेली है कोई सेल के अंदर जो अपना काम खुद करती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। इन दोनों के पास अपना काम करने के अलग से है, जैसे इनके पास राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, ठीक है। तो बात चल रही थी अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। मैं लिख देती हूँ, जो डीएनए है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड क्लोरोप्लास्ट में। इन तीन जगह पर सेल के अंदर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए, सेल के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के अंदर आरएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सेल के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, एक तो कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होगा। कहाँ पे होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर। मैंने न्यूक्लियस के 4 पार्ट बताए थे आपको, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन मैंने न्यूक्लियोप्लास्ट एंड न्यूक्लियोलस एंड अंदर वाला एक क्रोमैटिन। तो ये मैंने बताए थे 4 पार्ट न्यूक्लियस के, ठीक है। और न्यूक्लियोलस पार्ट है न्यूक्लियस का, उसके पास पर यानी उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, आरएनए प्रेजेंट होता है। तो आरएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है आरएनए, सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म वो गाढ़ा लिक्विड होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आरएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में एंड साइटोप्लाज्म में। आरएनए 2 जगह पर प्रेजेंट है सेल के अंदर। अब आगे बात करते हैं इस डीएनए का क्या फंक्शन होता है और आरएनए का क्या फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ डीएनए। तो देखिए जो डीएनए होता है ना, कहाँ प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है, वही हम देख रहे हैं। तो डीएनए का फंक्शन होता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। जैसे कैसे, देखिए हमारे अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं वे किससे आए हैं, हमारे पेरेंट्स से आए हैं। सेम ऐसे ही हमारे पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उनके पेरेंट्स से, यानी हमारे जो ग्रैंडफादर लगते हैं उनसे हमारे पेरेंट्स में आए, फिर हमारे ग्रैंडफादर जो है उनके फादर से ग्रैंडफादर में कैरेक्टर आए। तो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वे इस डीएनए की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, इस डीएनए की वजह से होते हैं। क्यों, डीएनए का एक ही कार्य होता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का। क्या होता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये इसका काम होता है। इट इज ट्रांसफर टू जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफर टू जेनेटिक मटेरियल। कैसे, वन जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, किसके थ्रू, जेनेटिक मटेरियल से। डीएनए के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, इसी मटेरियल को ये ट्रांसफर करता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। सेम ऐसे ही अब देखिए जो आरएनए है उसका भी फंक्शन होता है। आरएनए का कार्य होता है, क्या कार्य होता है आरएनए का,
प्रोटीन बनाने का और फिर प्रोटीन बनाने के बाद उसको सिंथेसाइज करने का। तो ये आरएनए है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। इट हेल्प्स, किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन मेकिंग में, प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, जो प्रोटीन बनाया उस प्रोटीन को एक्टिव करके उसको सिंथेसाइज करने का काम भी इस आरएनए का होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज। ये इनके फंक्शन होते हैं आरएनए एंड डीएनए के। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ये कहाँ से बना, तो देखिए मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, डीएनए के पास क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों के बनने से क्या बनता है, यानी इन दोनों के, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम को बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, उस डीएनए को जिसको पैक कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड फॉर्म में जो डीएनए रहता है ना, वो क्या है, वो क्रोमोसोम ही है। किसका मिक्सर है, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, हिंदी क्या होती है, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वे मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम को बनाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो एक लाइन में मैं बात करूं कि अगर कोई पूछे क्रोमोसोम क्या होता है, हिस्टोन और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है क्रोमोसोम, हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए कहाँ बताया मैंने, न्यूक्लियस के अंदर बताया। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए को पैक करके कौन रखता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए, जब आपने देखा अभी डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर देखा उसका डीएनए का, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा। जब ये डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, डीएनए के अंदर, सॉरी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए बन जाता है, ठीक है, क्या बनेगा, ये डीएनए बन जाएगा। तो इस डीएनए को ही फिर ऐसे पैक करता है, ऐसे ऐसे कुंडलित फॉर्म में जो पैक कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन इसे पैक कर रहा है। पैक क्यों करता है, ये डीएनए ऐसे बन बन करके ना खुलता चला जाएगा। तो जो खुलता चला जाएगा तो फिर इसके क्या हो जाएंगे, डीएनए जब बन जाएगा तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी डीएनए बनेगा। क्या बताया अभी मैंने, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है कौन, क्रोमोसोम। तो जब इसको ये बना देगा ना तो ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब ये इस डीएनए को पैक करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये डीएनए एक समय के बाद डीएनए से ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन किसका फॉर्मेशन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं क्रोमोसोम। तो डीएनए से ही एक तरीके से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर, एक बीड लाइक ही, देखिए बीड जैसा है ना, बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, क्रोमोसोम के। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये होते हैं जीन। क्या होते हैं ये, जीन होते हैं। अभी जीन के बारे में भी हम देखेंगे। तो जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए
कि जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जीन प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है। कहाँ पे, डीएनए के। अब देखिए ये डीएनए है, आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जब आप चलिए यहीं पर समझ लेते हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, अगर हम डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं ना, इस छोटे से सेगमेंट को ही मैंने बोला अभी, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम को बनाते हैं। एक तरीके से ये जो डीएनए बना हुआ है ना, ये क्रोमोसोम, डीएनए से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। अब देखिए डीएनए का हम छोटा सा एक सेगमेंट लेते हैं, तो जब ये सेगमेंट लेंगे ये क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम के ऊपर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं जीन। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम, ये जीन क्या है, जीन की डेफिनेशन क्या हुई, ये एक सेगमेंट होता है। वेल देयर, एक वेल्डेयर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले देखा। और इसके ऊपर जो कंप्लीट खोज की वो की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी, फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की। क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है वो की फ्लेमिंग ने। एक कंप्लीट खोज क्रोमोसोम पर फ्लेमिंग ने की। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये हमें दिखाई कब देते हैं। ये क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड करने वाली होती है, यानी जब सेल की उम्र हो जाती है, जब सेल वृद्ध हो जाती है एक तरीके से, उसके बाद सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। तो सेल का जब डिवाइड करने का टाइम होता है तभी ये क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। कब विजिबल होते हैं ये, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, तो कब विजिबल होंगे ये, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा। और ये क्रोमोसोम होते कैसे हैं, जैसे मैंने अभी बताया डीएनए का ये स्ट्रक्चर है, इसका जीन क्या होता है, एक छोटा सा सेगमेंट। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जब हम लेते हैं, और मैंने अभी बताया ये डीएनए को पैक क्यों करते हैं। डीएनए क्या होता है, बनने के बाद ऐसे खुलना शुरू हो जाता है, और जो डीएनए खुलना शुरू हो जाता है, इसके ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको ही तो बोलते हैं क्रोमोसोम। ऐसे ये लिपटा हुआ है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, ये बहुत लंबा होता है। इसको हिस्टोन प्रोटीन पैक क्यों करते हैं, अगर इसको पैक नहीं करेंगे ये सेल से बाहर निकल जाएगा। इतना लंबा इसका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, पतला सा होता है, बहुत पतला सा होता है लेकिन लंबा होता है, इसलिए ये हिस्टोन प्रोटीन इसे पैक करके रखते हैं ताकि ये सेल से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर ना निकल जाए। और ये डीएनए का ये जो एक तरीके से ये जो डीएनए बनता है ना, इन क्रोमोसोम के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ही बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, थ्रेड लाइक। जैसे न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया था, उसमें क्रोमेटिन था। क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर कैसी थी, धागे नुमा थी। उस क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बन रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम से ही डीएनए का। तो बात एक ही है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रोमोसोम का। या फिर हम कह सकते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन होते हैं उन्हें ही क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, डीएनए का ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, खुलना शुरू हो जाता है, ये खुले नहीं, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन इसे पैक करते हैं। किसे, इस डीएनए को पैक करते हैं। तो क्रोमोसोम कैसा है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बना हुआ होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। कैसा है ये क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर ही प्रेजेंट होते हैं ये जीन। कौन प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन के बारे में अभी देखेंगे। अब हम देखेंगे ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कितने होते हैं। देखिए क्रोमोसोम ना हमेशा पेयर फॉर्म में होंगे। पेयर किसका होता है? 2 का। अब देखिए सूज भी पेयर में होते हैं, बोलते हैं ना कि एक पेयर, 2 पेयर। 2 पेयर में यानी 4 चीज का होना। जैसे पेयर सूज होते हैं, सूज भी तो पेयर में होते हैं ना, है ना। अब देखिए पैंट की बात करें, पैंट के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, जो पैंट के एक पैर डालने का अलग, दूसरा पैर डालने का, तो वो पैंट के जो पैंट होती है उसके भी तो 2 पेयर होते हैं ना। तो अब हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम हमेशा किस में मिलते हैं? पेयर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस में कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। आगे मैं बात करूं तो मटर के कितने पेयर्स होते हैं? 7 होते हैं। ऐसे ही प्लांट में और एनिमल में, और जो छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म में उनके क्रोमोसोम भी उनके पास, देखिए छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है ना, वो एक सेलुलर स्ट्रक्चर ही होती है। वो एक कंप्लीट हायर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर नहीं बन पाती, वो एक सेलुलर फॉर्म में ही बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर रह जाती है। और बैक्टीरिया के पास, देखिए बैक्टीरिया के पास, यहाँ से एक क्वेश्चन आप सुनिएगा, जो बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोम होते हैं, जो बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोम होते हैं ना, वे पेयर फॉर्म में होते ही नहीं है। अब देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं यही तो एक तरीके से सेल डिवाइड कर रही है। सेल डिवाइड कब करती है? जब ये क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में होते हैं। और बैक्टीरिया जो होता है वो अर्थ पर सबसे पहले, यानी धरती पर सबसे पहले देखा गया था। तो आप अंदाजा यहाँ से लगा लीजिए ये बैक्टीरिया किस फॉर्म में होगा? एक सेलुलर फॉर्म में ही रह जाता है। इसके पास क्रोमोसोम होता है तो वो पेयर फॉर्म में नहीं होता है, एक अकेला क्रोमोसोम होता है विदाउट पेयर की। बैक्टीरिया की सेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो विदाउट पेयर फॉर्म में एक अकेला सिंगल एक क्रोमोसोम होता है। जैसे हम ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स होते हैं, और अगर गुणसूत्र की बात करें कि टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो पेयर 23 हो गए हैं। गुणसूत्र की बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अभी हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। ये 46 क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं? ह्यूमंस बॉडी के पास जो क्रोमोसोम है वे होते हैं 23 पेयर्स में। ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं? ह्यूमन बॉडी के पास क्रोमोसोम 23 पेयर्स। और जो ह्यूमन के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वे 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के पास। ऑटोसोम, एलोसोम्स। ऑटोसोम्स, एलोसोम्स। देखिए ऑटो से पता लग रहा है एक जैसे तरीके से। ऑटो सेम, ऑटो का मतलब सेम, सोम क्रोमोस, ठीक है। ऑटोसोम क्या होते हैं? यानी सेम, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, एक ही टाइप के क्रोमोसोम। ऑटोसोम का मतलब है एक टाइप, एक जैसे दिखने वाले। तो ऑटोसोम में एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए डिफरेंस कहाँ देखा जाता है? ह्यूमंस के क्रोमोसोम में डिफरेंस देखा जाता है फीमेल और मेल के क्रोमोसोम में। तो मेल और फीमेल में जो वो डिफरेंस देखा जाता है, वो देखा जाता है जो 23 यानी 23वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें डिफरेंस देखा जाता है। बाकी के जो 22 पेयर होते हैं वे होते हैं सेम क्रोमोसोम। एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 22। तो ऑटोसोम कितने होते हैं ह्यूमंस के पास? 22 जो पेयर्स होते हैं ये सेम, एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखने वाले 22 पेयर्स सेम। एलोसोम, एलोसोम का मतलब होता है डिफरेंट क्रोमोसोम होना।
कैसे, एलोसोम का मतलब क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम होना। अब देखिए ह्यूमंस के अंदर 22 पेयर्स तो यहाँ गए हैं, बचा कितना, एक पेयर बच गया है। अब देखिए वो जो एक पेयर है मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, जो शो करते हैं कि, अब देखिए जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके वो में यानी उसके गर्भ में जब कोई बेबी देखिए किसी लेडी के गर्भ में जब कोई बेबी बन रहा होता है तो वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम के ऊपर, वो जो बेबी है वो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। बेबी बॉय या बेबी गर्ल का होना डिपेंड करता है इन क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम के भी इन एलोसोम क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे देखिए अभी, फीमेल, जो फीमेल के पास होते हैं सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वे XX टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, XX। ठीक है, जो 22 पेयर्स है ना, ये 22 पेयर्स भी कैसे होते हैं, XX होते हैं। देखिए 22 का अगर मैं डबल करूं, ये पेयर्स फॉर्म में है तो 44 कितने हो गए हैं। अब इनको पेयर्स फॉर्म को हमने हटा दिया, टोटल क्रोमोसोम 44 हो गए हैं। तो फीमेल के पास जो अलग क्रोमोसोम है XX, मेल के पास कि ये मेल बॉय होगा, या जो अभी बताऊंगी मैं, मेल के पास होता है XY क्रोमोसोम, फीमेल के पास XX होते हैं और मेल के पास XY होते हैं। ये क्रोमोसोम होते हैं दो पेयर फॉर्म। ये जो पेयर फॉर्म होती है 23वें नंबर की, ये अलग करती है एक मेल और एक फीमेल को। अभी मैंने बात की जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके गर्भ में जो बेबी बन रहा होता है वो डिपेंड करता है इन क्रोमोसोम के ऊपर। कौन से, इन एलोसोम क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो 22 पेयर्स है ना, ये हर बेबी के अंदर जाएगा। बेबी चाहे बॉय, बेबी वो चाहे बेबी बॉय हो, यानी चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, दोनों में जो ये 22 पेयर्स हैं ये दोनों में जाएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा, इन एलोसोम क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर देखिए कैसे मिलता है, अगर इनकी क्रॉसिंग होती है। अब देखिए ये 22 पेयर्स तो जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के पास जाएंगे ये। और लड़का होगा या लड़की होगा वो डिपेंड करता है इनके ऊपर। ठीक है, किससे पता लगेगा, वो भी मेल से, क्योंकि फीमेल के पास तो XX है। अब देखिए यहाँ पर अगर फीमेल का जाएगा, अगर देखिए मेल का, यहाँ पर देखिए फीमेल और मेल, जब इनके बीच क्रॉसिंग होती है, इनके बीच जब क्रॉसिंग होती है, फीमेल के पास XX, मेल के पास XY, जब इनके बीच क्रॉसिंग होगी तो मेल से तो आएगा, फीमेल से आएगा X, और मेल से, मान लीजिए मेल से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। अगर मेल से X आएगा तो जो बेबी होगा वो बेबी क्या होगी, बेबी गर्ल होगी। XX क्या है, फीमेल का साइन, यानी फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल से तो X ही आएगा हर बार। अगर मेल से X आ रहा है, फीमेल का X है, तो 2 X आ गए अगर, तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। अगर मेल का Y आता है और फीमेल से क्या आएगा, फीमेल से आएगा X, तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेबी गर्ल हो गया, बेबी बॉय होगा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मेल को क्या, यहाँ पर देखिए मेल के क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, जेंडर डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। कैसा, मेल का जो क्रोमोसोम है कैसा होगा, जेंडर डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होगा, यानी लिंग निर्धारक गुणसूत्र। लिंग निर्धारक गुणसूत्र यानी किसी लड़की का होना, किसी लड़के का होना डिपेंड करता है सिर्फ मेल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, जेंडर। इनके बेबी गर्ल जो बेबी बॉय है डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, फादर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो फादर के क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, जेंडर डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। फादर के क्रोमोसोम, फादर्स ऑफ क्रोमोसोम is called as
सेक्स कहलाएंगे जेंडर डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। क्या कहलाएंगे? फादर के क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे? जेंडर डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, यानी लिंग निर्धारक गुणसूत्र। डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, ठीक है। किसी लिंग के निर्धारक कर्ता कौन है? फादर। फादर के क्रोमोसोम ही डिपेंड करेंगे किसी लड़के के और किसी लड़की के पैदा होने के लिए। तो ये होते हैं ऑटोसोम और क्रोमोसोम। जैसे मैंने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 44 में अगर XX जा रहा है, यानी 44 तो सेम हो गए, XX जाएंगे तो क्या होगी? गर्ल होगी। 44 सेम होंगे। बॉय के केस में भी 44 जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वे सेम होंगे। अगर जाता है XY तो क्या होगा? बॉय। तो इस तरीके से ये देखा जाता है। करेंगे जीन की डिस्कवरी की जॉनसन ने। जॉनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन की डिस्कवरी की। जॉनसन द्वारा जीन की डिस्कवरी की गई। अभी मैंने बताया था ये है एक डीएनए का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब डीएनए का ये स्ट्रक्चर है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर का अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले तो कह सकते हैं जीन क्या है? एक डीएनए का सेगमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा। जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है। उस छोटे से पार्ट के ऊपर एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्रोमोसोम, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मैंने कैसे बताया था, क्रोमोसोम कैसे होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर के ऊपर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं वही होती है जीन। और जीन कहाँ से लिया जाता है? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए। क्या है जीन? डीएनए का पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जैसे छोटा सा पार्ट लिया, इसके ऊपर बीड लाइक जो स्ट्रक्चर है, बीड लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही बोलते हैं जीन, छोटी छोटी। अब देखिए इन जीन का काम क्या होता है, इन जीन का फंक्शन क्या होता है। ये जो जीन होती है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जैसे आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर, किसी की हाइट लंबी, किसी की हाइट छोटी, ये क्या है? ये कैरेक्टर ही तो है। इनके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर आते हैं उनको लाने का काम ये जीन करती है, ठीक है। तो जीन का काम होता है कैरेक्टर ट्रांसफर करने का। क्या करने का? कैरेक्टर ट्रांसफर करने का। तो ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, इसे बोलते हैं जीन। कैसी है? बीड लाइक स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, यानी आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करना। इट इज ट्रांसफर to genetic character, genetic character. Example, color of eye, color of skin, height, ये सब क्या है? कैरेक्टर,
ठीक है, ये कैरेक्टर को ट्रांसफर कौन करती है? जीन करती है। जीन की जो स्टडी है वो की जाती है जेनेटिक्स के अंदर। एक तरीके से द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। जीन का स्ट्रक्चर, जीन का क्या कार्य होता है, सब चीजें किसके अंदर स्टडी की जाती है? ये की जाती है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के अंदर। आनुवांशिकी लक्षणों को ट्रांसफर यानी स्थानांतरित करने का काम होता है इस जीन का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आ किसके थ्रू रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल के। अब आगे बात करते हैं, ये जो जीन है इनकी स्टडी किसमें की जाती है? जीन की जो स्टडी है वो की जाती है, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है जीन की। अब आगे बात करते हैं, ये जो जेनेटिक के जो फादर है वो किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। जो ये मेंडल थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले जो अपनी खोज की थी वो खोज की थी पी प्लांट पर यानी मटर के पौधों पर। मटर के पौधों पर इन्होंने लिए थे किसके पौधे लिए थे? मटर के पौधे लिए थे। उसमें इन्होंने ड्वार्फ प्लांट भी लिए थे और टाल प्लांट भी लिए थे, यानी लंबी हाइट वाले पौधे और छोटी हाइट वाले पौधे। फिर उसके बाद उन्होंने जब लंबी हाइट छोटी हाइट के पौधे ले लिए, फिर उसके बाद उन्होंने उनके फूलों के बारे में यानी फूलों को बीच कंपैरिजन की कि दूसरी वैरायटी का वो लिया, पौधा लिया, फिर दूसरी उस पे अलग कलर के फ्लावर आए, फिर दूसरी वैरायटी का पौधा लिया, उस पे अलग कलर के फ्लावर। इस तरीके से इन्होंने 7 कैरेक्टर, 7 मटर के पौधे के 7 कैरेक्टर पर इन्होंने अपनी डिस्कवरी की। किस पर की? इन्होंने कैरेक्टर लाने के लिए, यानी इन्होंने देखा कि ये जो कैरेक्टर हैं ये कैसे आ रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले जो अपनी डिस्कवरी की मटर के पौधों पर की, ठीक है। तो इन्होंने जब अपनी डिस्कवरी चालू की थी तो वो मटर के पौधे पर की थी इन जीन को लेकर। अब देखिए इन जीन के बारे में हमें पता कैसे लगा? इन जीन के बारे में पता लगाया गया साइंटिस्ट द्वारा। जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया। तो उस प्रोजेक्ट के जरिए, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये पता लग पाया कि लगभग 3000 जीन, कितने? 3000 जीन ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं जीन, वे होते हैं 3000। अब देखिए ये जो 3000 जीन है ये सिर्फ माना गया है, ये कंफर्म नहीं है। देखिए ये कंफर्म नहीं है कि ये जीन ट्रांसफर इतने होते ही है, सिर्फ ये एक इनकी हाइपोथेसिस है, यानी इनकी परिकल्पना है कि लगभग 3000 जीन जो इन्होंने ह्यूमन प्रोजेक्ट जीनोम बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया था, इस प्रोजेक्ट में इन्होंने लगभग 3000 जीन की बात की है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इतने जीन ट्रांसफर होते हैं। सिर्फ ये माना गया है, कंफर्म नहीं है। और देखिए आगे, ये जो जीन है, अब मैंने जैसे बात किया, जीन का काम क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम होता है इन जीन का, ठीक। अब देखिए कैसे हमारी आंखों का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारी हाइट, हमारा लंबा होना, छोटा होना, नाटा होना, मोटा होना, ये सब क्या है? ये कैरेक्टर है। ये कौन ट्रांसफर करता है? ये जीन ट्रांसफर करती है। अब देखिए जैसे बालों के कलर की बात हो रही है। अब बालों के कलर के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, यानी जो जीन बालों के कलर के कैरेक्टर को लेकर आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये जरूरी नहीं है कि वही जीन हमारे स्किन के कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो। हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होती है। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वही बात कही गई है, हमारी चाहे स्किन का कलर हो, हमारी आंखों का कलर हो, हमारा लंबा होना, छोटा होना, इन सभी के लिए अलग अलग जीन है। अलग अलग जीन से अलग अलग चीजों के लिए कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो जैसे आंखों के कलर के लिए जो जीन है वो जरूरी नहीं है वो स्किन के कलर के लिए भी वही जीन हो, हाइट के लिए भी वही जीन हो। ये जीन अलग होती है अलग अलग कैरेक्टर के लिए। अब आगे बात करते हैं जेनेटिक डिजीज की। तो जेनेटिक डिजीज यानी आनुवांशिकी रोग। आनुवांशिकी रोग के बारे में
आपने सुना ही होगा, वे रोग जो जन्म से ही बच्चे के अंदर आते हैं। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो गर्भ के दौरान जब उसका बच्चा बन रहा होता है तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम इन जीन में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाने से, मतलब इन जीन क्रोमोसोम के नंबर या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे या कट जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम आधे जा पाएंगे उस दूसरी पीढ़ी के अंदर, यानी पेरेंट से उस बेबी, माँ के द्वारा उस बेबी में जो जीन क्रोमोसोम जो ट्रांसफर हो रहे हैं, किसके जरिए? जेनेटिक मटेरियल के लिए। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कौन करता है? डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर ही क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये जीन। तो कैरेक्टर कौन लेकर आ रहे हैं? जीन आ रहे हैं। अब जीन या क्रोमोसोम का घट जाना, बढ़ जाना, इनके घटने बढ़ने से जो बच्चे के जन्म के दौरान बच्चे के जीन क्रोमोसोम में जो प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम से ही ये जेनेटिक डिजीज होती है। अब जेनेटिक डिजीज की मैं बात करूं, जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, और एक मसाल का रोग होता है। मसाल का रोग का मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आपने देखा होगा, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बच्चा जब चलने लायक हो जाता है, तो एक 1.5 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है इस मसाल के रोग में कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, यानी पैरों की मसल्स क्या होती है, जब छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता रहता है तो मसल्स ज्वाइंट होती रहती है, हड्डियां भी ज्वाइंट होती रहती है। नहीं, हड्डियां एक छोटे बच्चे में जो मांसपेशियां है वे ज्यादा होती है, ऐसे ही हड्डियां भी ज्यादा होती है एक छोटे बच्चे में। जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वे हड्डियां जुड़ती चली जाती है, मांसपेशियां भी जुड़ती चली जाती हैं। और इस रोग में ये क्या है, एक जेनेटिक रोग है, एक मसाल का रोग। इसमें क्या होता है, बच्चे के पैर में मसल्स जुड़ने के बजाय, यानी कम होने के बजाय, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, वे मसल्स पैर में ही बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड, लाखों की संख्या में बच्चे क्या होती है, उन मसल्स की ओवर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। मसल्स, बच्चा बड़ा हो रहा है तो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या हो रहा है, उस जीन में ही, उन क्रोमोसोम में ही कुछ प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से बच्चे की वे मसल्स घटने की बजाय, यानी उसमें जीन क्रोमोसोम में दिक्कत आई। इस वजह से ये क्या हुआ, एक जेनेटिक डिजीज आई। तो ये जो जेनेटिक डिजीज आई, ये कैसे आई? बाय बर्थ आई। जन्म के दौरान ही बच्चे के अंदर ये जीन क्रोमोसोम से, इनके बच्चे के अंदर जो जीन क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए, उनमें ही दिक्कत आ जाने से ये जेनेटिक रोग होते हैं। यानी ये जेनेटिक डिजीज जो होती है, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मसाल का रोग मैंने बोला। और देखिए, अगर किसी के पेरेंट को डायबिटीज है तो उसके बच्चे में भी ये डायबिटीज जो डिजीज है ये आने के पूरे चांस होते हैं। तो जेनेटिक डिजीज वो जो बाय बर्थ बच्चे के अंदर आ जाती है, इन्हें कहते हैं जेनेटिक डिजीज। इनके लिए रेस्पॉन्सिबल ये जीन और क्रोमोसोम होते हैं जेनेटिक डिजीज के लिए। चलिए, आज के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। हमारा ये न्यूक्लिक एसिड टॉपिक खत्म हो गया है। इसमें हमने डीएनए, आरएनए के बारे में भी देखा और जीन, क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना मैंने यहाँ पर बताया। और अब डीएनए के टाइप्स और आरएनए के टाइप्स पूछा नहीं जाता है, थोड़ा सा उनके बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।